हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 को, फोर्स एंड मोशन, बल तथा गति। इससे पहले हमने जैसे इसमें देखा है कि एक ही दिशा में या दो दिशा में गति कैसे होती है, या अगर एक सर्कल में गति करें तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है, यानी कि त्वरण कितना होता है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 1 से 2 नंबर में पूछा भी जाता है। आगे कंटिन्यू करेंगे कि अगर वृत्तीय गति हो रही है यानी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो उसमें फोर्स कितना लगता है, देखेंगे इसे। सबसे पहली तो बात कि अगर आपकी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो हमने ये देखा था कि हर पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल मतलब उस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को दर्शाएगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हर हालत में याद रखने हैं कि एक सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे उसके टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी? हर पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर, हर पॉइंट पे ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है ये सेंटर की तरफ होगा। त्वरण का जो दिशा होगी वो वृत्त के केंद्र की तरफ होगी हर हर समय। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो वृत्तीय बल है यानी कि केंद्रीय बल जिसको बोलेंगे, या फिर इसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका हम डेफिनेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी परिभाषा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है? एम ए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन के लिए जो ए था वो था v² अपॉन आर। आर वृत्त की त्रिज्या और v वेलोसिटी, वेग, वेयर v इक्वल्स टू वेलोसिटी, हिंदी वाले बच्चे वेग कहते हैं, r इक्वल्स टू रेडियस जिसे आप त्रिज्या कहते हैं। ए की यही जो फॉर्मूला ए का है इसको यूज करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? mv² अपॉन आर। v का और r का मतलब आपने वहां देख ही लिया। और m क्या है? मास, द्रव्यमान। तो इसका मतलब एक सर्कुलर मोशन में फोर्स कितना लगता है? F इक्वल्स टू mv² अपॉन आर। अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमेशा उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको सेंट्रल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। और हिंदी में केंद्रीय बल या अभिकेंद्र बल बोलते हैं, जिसका मान जो है हमेशा mv² अपॉन आर के बराबर रहेगा। अब इस फोर्स का एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है दूसरी चीजों में, उसको देखेंगे। पहली तो चीज ये है कि सौर मंडल में यानी सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं वो किस कारण से घूम रहे हैं? अब हमने एक चीज तो यहाँ पे ये देख ली कि अगर किसी भी चीज को सर्कल में मोशन करना है तो उसे एक फोर्स चाहिए जो उसे सेंटर की तरफ बांधे रखेगा, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स या केंद्रीय बल कहते हैं। अब सौर मंडल में सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो वो कौन सा फोर्स है जो ग्रह को उस वृत्तीय गति में बांधे हुए है, वो सर्कुलर मोशन करने पे मजबूर किए हुए है? तो ये फोर्स सौर मंडल में यानी सोलर सिस्टम में जो फोर्स होगा ये होगा ग्रेविटेशन का फोर्स। सौर मंडल में वृत्तीय गति गुरुत्वाकर्षण के बल
के कारण होती है। इन सोलर सिस्टम सर्कुलर मोशन of planets is due to gravitational force। ठीक है, इसके अलावा और सर्कुलर मोशन कहाँ देखने को मिलता है? एटम में। एटम में in an atom electron revolve around the nucleus due to electric attraction force। एक एटम में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, किसके कारण? अट्रैक्शन के फोर्स के कारण। इसको कैसे लिखेंगे आप? किसी एटम में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसके कारण? अट्रैक्शन के फोर्स, आकर्षण के बल के कारण। मतलब यहां तक अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े, दोनों में एक चीज क्लियर हो गई कि अगर सर्कुलर मोशन है तो कोई ना कोई फोर्स भी रहेगा। सौरमंडल में वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसमें वो आकर्षण का फोर्स है। आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तीसरी चीज, अगर आप किसी स्ट्रिंग से किसी हल्की चीज को, पत्थर को बांध करके घुमा रहे हैं तो वो गोल गोल घूम रही है, उसके लिए कौन सा फोर्स लग रहा है? उसके लिए लगता है टेंशन का फोर्स। जैसे अगर आपने किसी स्ट्रिंग से किसी पत्थर को अटैच करके जोर जोर से घुमा रहे हैं अगर आप इस तरह से, तो ये सर्कुलर मोशन जो हो रहा है इसमें सेंटर की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? टेंशन का फोर्स है। यानी आपने एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांधा और आप उसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है इसमें एक टेंशन का फोर्स लगेगा, तनाव। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा? इन अ स्ट्रिंग attached to an object, centripetal force is provided by tension in string। यानी कि हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? डायग्राम को हटा देते हैं। किसी धागे से वस्तु को बांधकर वृत्तीय गति करवाने पर केंद्रीय बल तनाव के कारण उत्पन्न होता है। तनाव किसमें? धागे में जो तनाव है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि सर्कुलर मोशन में यानी कि वृत्तीय गति में आपके पास एक फोर्स होना जरूरी है जो सेंटर से आपके ऑब्जेक्ट को, आपकी वस्तु को बांधे रखे। ठीक है, अब इसमें
कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और बेंडिंग ऑफ रोड, देखते हैं क्यों होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग हर बार दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आप समझेंगे। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, एक साइकिल चलाने वाले का, एक साइकिल सवार का किसी वृत्तीय गति में किसी मोड़ पर झुक जाना किस कारण से होता है। यहां देखें, मान लीजिए कि साइकिल सवार सीधा सीधा जा रहा था, ये एक साइकिल सवार है और ये उसके लिए एक सीधी सड़क है, ठीक है। अब उसका जो वेट है वो कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, mg। जब भी न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब भी किसी चीज पर कोई फोर्स लगता है तो वो भी उस पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो अगर हम जमीन पर खड़े और हमारा वेट mg नीचे की ओर लग रहा है तो जमीन भी हम पर एक फोर्स लगाती है जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये नॉर्मल फोर्स n से रिप्रेजेंट किया जाता है और हमेशा ये किसी सतह के परपेंडिकुलर लगता है। जैसे अगर ये सतह है तो नॉर्मल फोर्स हमेशा इससे 90 डिग्री पे लगेगा, ठीक है। ये दोनों फोर्स तो लग ही रहे हैं, सीधा सीधा जा रहा है वो। अब मान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन आ गया, कहीं पर एक टर्न आ गया, ये रहा सेंटर। तो अगर सेंटर है तो वहां कोई ना कोई फोर्स होगा। अब इस पे लगने लगेगा, इस कंडीशन में साइकिल सवार जो है इसका वेट तो नीचे mg लग ही रहा है, ऊपर r रिएक्शन लग ही रहा है। अब जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, तो एक फोर्स लग रहा है। अगर ये यहाँ पे सर्कल में जाना चाहता है बिना गिरे तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो इसे सेंटर से बांध के रखे, तभी ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा। अभी हमने देखा कि सर्कुलर मोशन करने के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए एक बल, एक केंद्रीय बल, एक सेंट्रल फोर्स जरूरी है जो इसे यहां से बांध कर रखे। लेकिन इसके पास तो अभी ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो इसको उस तरफ बांध कर रखे। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को थोड़ा सा सर्कल की ओर झुका लेगा। अगर साइकिल सवार जो है ये खुद को थोड़ा टेढ़ा कर ले तो mg तो नीचे ही लगेगा, लेकिन इसका जो नॉर्मल है वो यहां लगने लगेगा, ठीक है। अब इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। नॉर्मल लगना कहाँ चाहिए था, यहां लगना चाहिए था, तो वर्टिकल से थोड़ा शिफ्ट हो गया है, सीधे की जगह थोड़ा शिफ्ट हो गया। कितने एंगल से शिफ्ट हो गया, मान लीजिए थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया। तो आपने वेक्टर में सीखा था कि अगर आप किसी चीज के कंपोनेंट करते हैं तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, मान लीजिए ए वेक्टर है तो थीटा के साथ वाला होता है ए कॉस थीटा और थीटा के दूसरे साइड वाला होता है ए साइन थीटा। तो उसी हिसाब से ये सीधे वाला कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा, ठीक है। अब देखते हैं इसे, एन साइन थीटा ये वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ इस साइक्लिस्ट को बांधे हुए है। एन साइन थीटा सेंटर की तरफ बांधे हुए फोर्स है। एक सर्कुलर मोशन में सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर के, ठीक है। n cos थीटा इस डायरेक्शन में है तो n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg। दूसरा इक्वेशन हो गया n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को आपस में भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें ऑन
डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। n से n कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा, m से m कैंसिल, ठीक है, क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। और ये फाइनल रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, ये फाइनल रिजल्ट हमें बता रहा है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा वो झुकेगा उतनी ज्यादा स्पीड में वो निकल जाएगा। अगर वो स्पीड में बिना झुके निकलेगा तो वो गिर जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, देखिए कैसा है। साइकिल सवार सीधी सड़क पे जा रहा है, उसका वेट mg नीचे लग रहा है और एक अपोजिट फोर्स ऊपर लग रहा है न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार कि अगर हम पृथ्वी पर किसी प्रकार का बल लगाएंगे तो पृथ्वी भी हम पर उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएगी। अब कहीं पर मोड़ आ गया, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रल फोर्स चाहिए ही चाहिए, इसके पास कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है। लेकिन अगर ये झुक जाए तो इसका जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में लगने लगेगा और हम किसी भी वेक्टर को दो भागों में बांट सकते हैं। तो इस नॉर्मल को हम दो भागों में बांट देंगे, एक n cos थीटा जो mg को बैलेंस कर लेगा और जो n sin थीटा है वो हमें रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स देगा, यानी जिस केंद्रीय बल की हमें आवश्यकता है वो हमें इससे मिलेगा। तो n sin थीटा बराबर है केंद्रीय बल के। केंद्रीय बल कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है हमेशा। n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। n cos थीटा बराबर में mg। पहली समीकरण को दूसरी समीकरण से भाग देंगे, n से n कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। जिनको नहीं पता वो देखें इस फॉर्मूले को। और यहाँ से m से m कट गया तो v स्क्वायर अपॉन आर जी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में पूछा जाएगा। ये हमें बताता है कि जितना ज्यादा थीटा प्रोपोर्शनल टू वी है ना, समानुपाती है वी के, तो जितना ज्यादा आप झुकेंगे चांसेस है कि आप उतनी अच्छी स्पीड में किसी टर्न से निकल जाए। दूसरी चीज आती है बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड क्यों, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है कि रोड को थोड़ा सा उठाकर बना देना। आपने देखा होगा कई जगह अगर टर्न बहुत ही ज्यादा शार्प होता है तो सड़क का बाहरी किनारा थोड़ा उठा कर बनाया जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है, अब साइकिल सवार की साइकिल तो हल्की थी, वो उसे टिल्ट कर सकता है, लेकिन अगर वहीं से किसी ट्रक को या किसी कार को निकलना हो तो वो अपने आप को टर्न कैसे करेगी। तो इसके लिए सड़क को ही थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया जाता है ताकि उस पर जब ट्रक जाएगा तो अपने आप उस पर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे सेंट्रल फोर्स मिलेगा। अगर सेंट्रल फोर्स नहीं मिलेगा तो वो सर्कुलर मोशन में गाड़ी जा ही नहीं सकती है और वो गाड़ी पलट जाएगी या वो गाड़ी अपने रास्ते से भटक जाएगी। देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बेंडिंग ऑफ रोड। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बैंकिंग ऑफ रोड, भारी वाहन अपने आप को टिल्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए भारी वाहनों के लिए सड़क के बाहरी हिस्से को थोड़ा उठाकर बनाया जाता है। मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, बाहरी हिस्से को थोड़ा उठा दिया है, ये सड़क है। तो अब आपकी गाड़ी कैसी हो जाएगी, थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, गाड़ी का वेट कहाँ लग रहा है, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के 90 डिग्री। अब हमारी सरफेस ही ऐसी हो गई तो नॉर्मल रिएक्शन कैसी हो जाएगी, सरफेस से 90 डिग्री। ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को होना कैसा चाहिए था, वर्टिकल।
पर ये थोड़ा सा थीटा एंगल से शिफ्ट हो गई है। तो ये पार्ट हो गया इसका n cos थीटा, और एक पार्ट जो यहां पर हो जाएगा वो हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये एज्यूम करें कि सड़क और गाड़ी के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स भी है, तो फ्रिक्शन का फोर्स कहां काम करेगा? फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है? दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स होता है। फ्रिक्शन का फोर्स जो है ये बराबर होता है म्यू एस यानी फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, और एन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये लग गया फ्रिक्शन का फोर्स। अब फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो वैसे तो दो, अगर किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, दो समतल हैं, तो फ्रिक्शन का फोर्स इनके बीच में लगता है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ साथ ही लगता है। लेकिन यहाँ ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से हटकर लगा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ। तो ये थीटा के साथ वाला कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्सेस की डायरेक्शन बनाना। ध्यान से एक बार फिर से देख लेंगे। बाहरी हिस्सा सड़क का उठाकर बनाया गया है, mg नीचे लगेगा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के 90 डिग्री लगता है। अगर ये मेरी सरफेस है तो ये नॉर्मल है, बट अगर सरफेस टेढ़ी है तो नॉर्मल ये हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ही बनाना है नॉर्मल के इसके साथ। अगर मैं नॉर्मल को अभी सीधा रखूंगी तो फिर ये बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा, तो ये नॉर्मल यहां पर बनेगा क्योंकि सरफेस टेढ़ी है। इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। वहीं अगर सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लगा हुआ है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा? इंक्लाइन प्लेन के लिए ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन है, थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये एफ कॉस थीटा हो गया, ये एफ साइन थीटा हो गया। बैलेंस करते हैं फोर्सेस को। ये नीचे की तरफ है, कौन कौन है नीचे की तरफ? mg प्लस एफ साइन थीटा नीचे की तरफ है। इनके विपरीत, इनके जस्ट अपोजिट कौन सा फोर्स है? एन कॉस थीटा। ये हो गई एक इक्वेशन हमारी। दूसरा, हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, वो कौन से हैं? एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये कहां लग रहे हैं? सेंटर की तरफ लग रहे हैं। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स किसके बराबर होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हमेशा सेंट्रल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। दूसरी चीज हमने यहां पर लिखी हुई है कि एफ एस जो है वो म्यू एस एन के बराबर होता है। फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो म्यू एस इंटू एन, एन नॉर्मल रिएक्शन, एन नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। घर्षण के बल का गुणांक है म्यू एस। ठीक है, फ्रिक्शन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन टॉपिक को जब हम अलग से डील करेंगे तो। अब F का मान उठा करके हम इन दोनों ही इक्वेशन में रख रहे हैं, तो मेरी पहली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी mg प्लस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। ये हमारी इक्वेशन 1 डैश हो गई है। दूसरी वाली हो जाएगी n साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गई मेरी 2 डैश। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 डैश मैं पहले वाली इक्वेशन में से, पहले वाली इक्वेशन को मॉडिफाई कर रही हूं मैं, बाय इक्वेशन 1 डैश, इसको इधर ले लेते हैं, या mg इक्वल्स टू एन कॉस थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। दोनों में से क्या कॉमन है? n, n कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बचेगा cos थीटा माइनस म्यू एस
साइन थीटा। तो एन कितना हो गया, एम जी अपॉन, ये ब्रैकेट इधर आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। मैंने इक्वेशन 1 से n की वैल्यू निकाली है। पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2 डैश। n की इस मान को मैं इसमें रख दूंगी। तो 2 डैश कितना है, 2 डैश है आपका n, इन दोनों में से n कॉमन ले रही हूं, n साइन थीटा प्लस म्यू एस cos theta is equals to mv square upon r। ठीक है, यहां पर n की जगह मैं n का मान रख रही हूं इस इक्वेशन से। मैं ये स्टार्टिंग की 2 इक्वेशन हटा रही हूं। आप लोगों ने होपफुली नोट कर लियो, नहीं किए तो नोट करो, आपको एक सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, यहां मैं n का मान रख रही हूं, तो ये हो जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर, तो अगर मैं दोनों जगह पर, यहाँ पर भी कॉस थीटा से भाग देती हूँ, इसे भी कॉस थीटा से भाग देती हूँ, नीचे भी कॉस थीटा से भाग देती हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम कट जाएगा, ये जी उधर चला जाएगा, तो ये क्या बना, टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये है आपकी डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट, जो आपको देगा 5 नंबर। बैंकिंग ऑफ रोड में आपको ये पूरा डेरिवेशन करके दिखाना है, और ये दिखाना है कि वेलोसिटी जो है वो थीटा और म्यू पर निर्भर करती है, यानी आपकी गाड़ी और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण का बल है, उस पर निर्भर करती है, और थीटा पे रोड को कितना उठाकर बनाया गया उस पर निर्भर करती है। थीटा और ये समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा रोड को उठाकर बनाया जाएगा, भारी वाहन का उस पर से निकल जाना उतना ही आसान होगा। अब इस इक्वेशन में, ये मैं सारा यहाँ पे डेरिवेशन हटा देती हूँ, फुली आपने नोट किया है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं म्यू एस को 0 डाल दूं, म्यू एस को 0 डालने का मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, म्यू एस 0 का मतलब नो फ्रिक्शन, यानी कि आपका कोई घर्षण का बल नहीं लग रहा है। तो अगर मैं म्यू एस को इसमें 0 डाल देती हूं, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ टेन थीटा बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, तो आपका बचेगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जो कि बिल्कुल सेम है हमारे पहले वाले एक्सप्रेशन जैसा। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के लिए टेन थीटा इतना ही आया था, यानी कि अगर आपका फ्रिक्शन का फोर्स 0 है या घर्षण का बल नहीं है, तो आपके एक्सप्रेशन दोनों ही केसेस में सेम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रोटर। क्या होता है रोटर,
रोटर एक तरीके का एंटरटेनमेंट का साधन है, मनोरंजन का साधन है। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल जगह होती है जिसमें एक इंसान दीवार के साथ खड़ा हो जाता है। ये रोटर घूमने लगता है, ये घूमने लगता है, और थोड़ी देर बाद जब ये अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेता है तो जो आदमी खड़ा है उसके नीचे से जमीन खिसका दी जाती है, उसके नीचे जो जमीन होती है वो हटा दी जाती है, लेकिन आदमी नीचे नहीं गिरता। क्या कारण है? आदमी को तो नीचे गिर जाना चाहिए। अगर मैं इस दीवार के साथ खड़ी हूं और मेरे नीचे से दीवार निकल जाए तो मैं तो नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन अगर आप रोटर में खड़े हैं तो आप नीचे नहीं गिरेंगे। क्या रीजन है इसका, ये भी पूछा जाता है आपसे। ये जो आदमी दीवार के साथ खड़ा है, इसका वेट mg नीचे की ओर लग रहा है, इसका वेट है W इक्वल्स टू mg। वहीं जब हम किसी दीवार के साथ खड़े हैं तो दो सतह के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स होता है, घर्षण का बल होता है। इस दीवार और मेरे बीच अगर मैं इससे सट के खड़ी हो जाऊं तो फ्रिक्शन होगा, तो इनके बीच में होगा क्या, फ्रिक्शन का फोर्स Fs। फ्रिक्शन का फोर्स किसके बराबर होता है, Fs बराबर होता है μs इंटू एन। एन मतलब नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, किसी सतह के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बना लगने वाला फोर्स जो है वो नॉर्मल होता है। अब अगर रोटर घूम रहा है, कोई भी चीज अगर घूमती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है कि नहीं लगता, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। मान लेते हैं सेंटर की ओर P फोर्स लग रहा है। लेट फोर्स P इज एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर। हमने मान लिया कि सेंटर की ओर एक फोर्स P लग रहा है, तो ये फोर्स P जो है ये कितना होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर होगा। सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स हमेशा mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। यहां मैं m की वैल्यू यहां से निकाल के रख रही हूं, m की वैल्यू होगी वेट अपॉन g। ठीक है, रख देते हैं, तो ये हो जाएगा w अपॉन जी आर वी स्क्वायर, ये सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स हो गया। अब इंसान नीचे अगर नहीं गिर रहा है, इसका मतलब जितना फोर्स वो नीचे लगा रहा है उतना ही फोर्स ऊपर भी लग रहा है, यानी कि Fs बराबर है W के। जितना वेट उसका लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स भी है, Fs बराबर है W के। Fs की जगह पे रखते हैं μs इंटू एन, μs इंटू एन। एन क्या है, फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स। यहां पर फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स लग रहा है, P। 90 डिग्री P बना रहा है ना, तो ये हो गया P इज इक्वल्स टू W। P का मान रखते हैं μs इंटू W v स्क्वायर अपॉन जी आर इक्वल्स टू W। W से W कैंसिल, तो μs कितना हो गया, जी आर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, जी आर अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि दीवार और उस इंसान के बीच में कम से कम इतना घर्षण का गुणांक होना चाहिए, कोफिशिएंट और फ्रिक्शन होना चाहिए कि वो बंदा ना गिरे। अगर इससे कम हुआ तो वो इंसान नीचे गिर जाएगा। और अगर आप इसे देखेंगे तो ये किसके विषमानुपाती है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। यानी आप जितना ज्यादा तेज घुमाएंगे उतना कम फ्रिक्शन की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कभी कभी रोटर का भी एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है कि रोटर क्या है। एक एंटरटेनमेंट का साधन है जिसमें एक सिलेंड्रिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें एक आदमी दीवार के साथ खड़ा होता है। जब रोटर घूमने लगता है तो उस आदमी के नीचे से जमीन हटा ली जाती है, लेकिन फिर भी आदमी नीचे नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसका वेट बराबर होता है उसके और दीवार के बीच लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स के। Fs बराबर होता है W के। Fs हमेशा बराबर होता है μs इंटू P, यानी कि उसके परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स के। इसके परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मान हमेशा होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। और ये छोटा सा 4 लाइन का डेरिवेशन जो आपको 2 से 3 नंबर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं हिंदी में। अपकेंद्र बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल पर एक किताब रखी है और ये टेबल घूम रही है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। इस आदमी को वो किताब घूमती हुई नजर आ रही है, टेबल के साथ घूम रही है। कभी वो इसे किताब यहाँ नजर आती है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, जैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब अगर एक और आदमी जो टेबल पर ही खड़ा है वो उस किताब को देख रहा है, तो वो किताब उसे हिलती हुई नजर नहीं आ रही। उसके लिए किताब हमेशा उससे उतना ही दूर है, क्योंकि वो खुद भी टेबल पे खड़ा और घूम रहा है उसके साथ। अब किसको सही नजर आ रहा है, इसके हिसाब से वो मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और इसके हिसाब से उस पर कितना फोर्स लग रहा है, वो सर्कुलर घूम रही है ना, सर्कुलर घूम रही है। मान लीजिए ये ऑब्जर्वर 1 है, ऑब्जर्वर 1 है और ये ऑब्जर्वर 2 है। तो ऑब्जर्वर 1 का कहना है कि उस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि mv²/r के बराबर है। ये तो मान रहा है ना कि वो सर्कल में घूम रही है, और सर्कल में घूमने वाली चीज पर फोर्स लगता है mv²/r। तो इसके हिसाब से F1 है इस बॉडी पर, सेंटर की ओर। लेकिन ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि वो नहीं घूम रहा है, वो तो अपनी जगह पे स्टेशनरी है। अब साइंस में क्या होता है कि जो भी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं उसका जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। दोनों एक फिनोमिनन देख रहे हैं और दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं, दोनों गलत नहीं है, तो फिर क्या माना जाए, ये माना जाए कि हाँ F1 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसीलिए इसको वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक F2 फोर्स लग रहा है दूसरी डायरेक्शन में, जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, इसलिए F2 को वो घूमते हुए नजर नहीं आ रहा। तो ये जो F2 फोर्स है ये एक्चुअल में है नहीं, ये एज्यूम किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स या फिर छदम बल। हिंदी में कहते हैं छदम बल। स्यूडो फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो है नहीं, आपने माना है टू जस्टिफाई द सिचुएशन। वो सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए आपने एक फोर्स माना है। तो आप एक F2 मानते हैं, कितना मानेंगे, इसके बराबर ही मानेंगे, बस इससे अपोजिट डायरेक्शन में मानेंगे। और आपने देखा था कि ओमेगा इक्वल्स टू v/r होता है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन पिछली वीडियो में ही देखा है हमने। तो अगर मैं v की वैल्यू रखूं यहां से, तो v इक्वल्स टू ओमेगा r हो जाएगा। तो अगर मैं v की जगह रखती हूँ तो ये हो जाएगा m ओमेगा²r²/r, एक r से एक r कट जाएगा, तो ये आ जाएगा m ओमेगा²r, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि यह एक छदम बल है इट इज अ स्यूडो फोर्स। ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, यह एक छदम बल है, यह एक स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो वास्तविकता में कहीं है ही नहीं। फिर हमने ऐसा फोर्स क्यों माना, हमने ऐसा फोर्स इसलिए माना क्योंकि दो ऑब्जर्वर को अलग अलग सिचुएशन इमेजिन हो रही थी। इसके हिसाब से फोर्स होना चाहिए, इसके हिसाब से फोर्स नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या माना कि इसके हिसाब से फोर्स है, वो घूम रहा है सेंटर की तरफ, और ऑब्जर्वर 2 के कॉन्टेक्स्ट में हमने माना कि एक फोर्स है जो बाहर की ओर लग रहा है, जिसकी वजह से वो उसको स्टेशनरी दिख रहा है, उसका नेट फोर्स जो है वो 0 हो रहा है। इस छदम बल को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मान m ओमेगा² के बराबर है। और ये हमेशा याद रखना है आपको कि एक छदम बल है, एक स्यूडो फोर्स है, यह वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब इसके भी कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या है कि जब आप किसी चीज को घुमाते हैं एक
सेंट्रीफ्यूग नाम की एक डिवाइस होती है, इसके बारे में पूछा जाता है आपसे। सेंट्रीफ्यूग पहली तो बात, कोई भी डिवाइस अगर बनी है तो उसका एक प्रिंसिपल होता है। इसका क्या प्रिंसिपल है लिखेंगे, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। किसी भी रोटर में कम घनत्व वाले पार्टिकल्स, कण, कम त्रिज्या के घेरे में घूमते हैं तथा अधिक घनत्व वाले कण अधिक त्रिज्या के घेरे में घूमते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन एनी रोटर particles having low density rotates in a smaller radius and particles having a higher density rotates in a higher radius। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसी मशीन है जो घूम रही है जिसमें आपने डिफरेंट डेंसिटीज के पार्टिकल्स डाल दिए, मान लीजिए इसमें ए पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, फिर बी पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, और फिर सी पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। अब हमने इसे घुमाना शुरू किया। मैं मान रही हूं कि सबसे ज्यादा डेंसिटी ए की है, उससे कम बी की है, उससे कम सी की है। ये डेंसिटी का मैंने इसमें एक क्रम माना है। तो होगा क्या, जो जितना भारी पार्टिकल है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा है, वो उतने बड़े रेडियस में घूमेगा। ये मान लीजिए ये ए का रेडियस है, सभी ए पार्टिकल्स इस रेडियस को फॉलो कर रहे हैं। बी का जो रेडियस होगा वो कम होगा, बी छोटे गोले में घूमेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, और जो सी पार्टिकल है वो और छोटे गोले में घूमेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी और भी ज्यादा कम है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूग क्या है, सेंट्रीफ्यूग एक डिवाइस है। ये डिवाइस का सिद्धांत क्या है, कोई भी डिवाइस का एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ये है कि कम घनत्व वाले छोटी त्रिज्या, ज्यादा घनत्व वाले बड़ी त्रिज्या, यानी कि जिनका डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़े रेडियस के घेरे में घूमेंगे, उससे कम वाले उससे छोटा, और जो सबसे कम है वो सबसे छोटे घेरे में घूमेंगे। अब इस डिवाइस का क्या यूज है, इसके तीन मेन यूज हैं, यूजेस या जिसको एप्लीकेशन भी आप बोल सकते हैं। पहला, क्रीम सेपरेटर, दूसरा शुगर मेकिंग, एंड तीसरा क्लॉथ ड्रायर। क्या मतलब है, आप इसको जब नॉर्मल लाइफ से जोड़कर देखेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। पहली चीज, क्रीम सेपरेटर। आप सभी ने घर में कभी ना कभी किसी को छाछ से मक्खन बनाते हुए देखा है। तो अगर आप मिक्सी यूज कर रहे हैं या अगर आप कोई हैंड मेड डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो जब आप उसको घुमाते हैं तो मक्खन क्योंकि हैवी है, ये आपके कंटेनर के चारों तरफ चिपक जाता है। जो हैवी है वो बड़ी रेडियस में घूमेगा, यानी साइडों में चिपक जाएगा, यानी कि आप छाछ से मक्खन को अलग कर सकते हैं। क्रीम सेपरेटर इसका पहला एप्लीकेशन है। दूसरा, शुगर मेकिंग। जब चीनी बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है, तो उसको भी इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट में पानी के साथ घुमाया जाता है, और क्योंकि चीनी का पार्टिकल भारी होता है
तो वो बड़ा रेडियस बना करके जो कंटेनर है उसकी दीवारों पर आ जाता है, पानी बीच में रह जाता है हल्का होने के कारण, और वहां से चीनी को उतार लिया जाता है। तीसरा, कपड़े सुखाने का। आप सभी ने मशीन में, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए हैं, तो अगर आपने वॉशिंग मशीन के ड्रम को देखा हो तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब ये क्या करता है, जब ये घूमता है तो पानी की जो बूंदे हैं वो भारी होंगी हवा से, तो पानी की बूंदे कहाँ जाएंगी, दीवार पे जाएंगी। जो भारी है वो बड़ा रेडियस बनाएगा, पानी की बूंदे गई दीवार पे, दीवार में छेद, वो उन छेदों से निकल के बाहर चली जाती है और आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है सेंट्रीफ्यूग क्या है और इसका सिद्धांत क्या है, इसके उपयोग क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सेंट्रीफ्यूग एक डिवाइस है। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि जिसका घनत्व कम उसका रेडियस भी कम, जिसका घनत्व ज्यादा उसका रेडियस भी ज्यादा। एप्लीकेशंस क्या है? क्रीम सेपरेटर में, इससे आप क्रीम सेपरेट कर सकते हैं। शुगर मेकिंग में शुगर बना सकते हैं। क्लोथ ड्रायर में, जो आप नॉर्मली यूज करते ही अपने रेगुलर लाइफ में। यहाँ पे हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कोई भी टॉपिक जो आपको क्लियर ना हो या फर्दर न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कर रहे हैं जो नहीं हो रहे हैं, आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।